हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी का नाम है स्पन वेब नॉन वूवन लिमिटेड। इसका जो आईपीओ 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में खुलने वाला है। कंपनी क्या काम करती है? कंपनी एक फैब्रिक बनाती है। वो फैब्रिक काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर में काम आता है। आगे बात करेंगे वो कौन सा फैब्रिक और कौन कौन सी चीज़ों में काम आता है, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके इस चीज़ की। कंपनी ने जो प्राइस रखा है अपना कट ऑफ वो 96 का रखा है, 1200 का लॉट साइज रखा है और यहाँ पर कंपनी लगभग 61 करोड़ रुपये उठा रही है। कंपनी के जो आजकल जो नए एसएमई रूल्स की वजह से जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनका नाम चेंज कर दिया गया है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रख दिया गया है। सो रिटेलर्स के लिए जो कोटा होता है 35% का कोटा, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है, जिसमें आदमी अगर 2 लॉट तक ही फाइल लगा सकता है। 2 लॉट से नीचे की फाइल नहीं लगेगी, मिनिमम 2 लॉट्स की फाइल लगेगी। तो आप इंडिविजुअल में हो जाओगे। अगर 2 लॉट से ऊपर की लगाई तो फिर आप एसएनआई में पहले कैलकुलेट होगे, फिर 9 लॉट से अगर या 9 लॉट के ऊपर की फाइल लगाते हो तो फिर आप BNII कैटेगरी के अंदर में माने जाओगे। तो अगर 35% कोटा का यूज़ करना है तो 2 लॉट में फाइल लगाओ। चाहे आपका ब्रोकर में आपको यहाँ पर दिखा रहा हो सिस्टम में कि HNI कैटेगरी में लगाओ, HNI कैटेगरी ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर भी 2 लॉट की फाइल लगा देना, आप इसी कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 88% मालिकाना बिफोर दी आईपीओ था। आफ्टर दी आईपीओ 65% के आसपास में रह जाने वाला है। कंपनी की जो टोटल वैल्यू लगाई गई है दैट इज अराउंड 231 करोड़ रुपीज़। सो ठीक ठाक यहाँ पर वैल्यू लगाई गई है। अब कंपनी का जो आईपीओ है वो कौन लेके आ रहे हैं? उनका नाम है विवरो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये पहले भी कंपनीज के आईपीओ लेके आए हैं। 2025 में ये 2 कंपनियों के आईपीओ ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, जिसमें से एक कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दूसरी ने जो इन्होंने वैल्यू लगाई है वहीं पर उनकी वैल्यू घूम रही है उस पर्टिकुलर कंपनी की। 2024 में भी आईपीओज लेके आए थे, उनकी भी जो वैल्यू है इन्होंने अच्छी लगाई थी एंड इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी उनमें प्रॉफिट देखने को मिला है। सो वैल्यू अच्छी लगा रहे हैं, ठीक लगा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, अब आज के दिन इस कंपनी में कैसी वैल्यू लगाई जा रही है उसको भी एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिस्टिंग इनके क्या हमको पैरामीटर्स नजर आते हैं। तो यहाँ पर कंपनी जितना पैसा उसमें 29 करोड़ रुपया जो है वर्किंग कैपिटल में खर्च करने वाली है। एक भाई का एक सवाल आया हुआ था रिसेंटली कि उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया था कि मेयर रीडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ नॉट एन एनालिसिस। तो आज मैं थोड़ा सा आपको सिग्निफिकेंस भी बताते हुए चलूँगा कि हर चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब निकलता है, हम वो उस चीज़ को क्यों रीड करते हैं। बिकॉज कभी बढ़िया को देखा है, जब उसका प्रॉफिट्स सब कुछ मैच हो जाता है तो वो फिर भी अकाउंट्स को एक बार रीड करता है। क्यों रीड करता है? जबकि सब कुछ मैच हो रहा है भाई, इतने का माल आया, इतने का बिक गया, इतना का मेरा प्रॉफिट मार्जिन और इतना ही होना चाहिए था प्रॉफिट मार्जिन। स्टिल बढ़िया जो होता है वो एक बार स्टेटमेंट्स को देखता है, ताकि उसको कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रह जाए तो वो दिख जाए, या फिर उसको कहीं सुधार की ज़रूरत दिखे तो वो सुधार भी कर ले कि प्रॉफिट मार्जिन क्या बचा और बढ़ जाए। राइट, तो कमी भी निकल के आ जाती है, जो कि हमें सांप बाहर से देखने पे नहीं नजर आती है, बस अंदर घुसते हैं तो वो दिखे। तो रीड करते वक्त या तो मुझे दिखेगी या रीड करते वक्त आपको दिखेगी। आपको दिखेगी तो आप कमेंट्स में बताओगे, मुझे दिखेगी तो मैं वीडियो में बता दूंगा। राइट, अंडर टोटली जो हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो बस इतना सा है कि जो भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी कंपनी, तो उसकी उसको नॉलेज पहले हो जाए, अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाए कि हाँ ये कंपनी है, ये करती है, ये फ्यूचर है, मुझे आज के दिन इस प्राइस पे लेना है कि नहीं लेना, उसको वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, चाहे वो मेरे थ्रू आए, कमेंट्स के थ्रू आए, चाहे आपके थ्रू आए, रीडिंग के थ्रू आए, चाहे कैसे भी आए। राइट, सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। लेट्स प्रोसीड विद दिस रीडिंग बाय द वे। नेक्स्ट, यहाँ पर 29 करोड़ रुपीज़ कंपनी खर्चा करने वाली है, कि इसमें वर्किंग कैपिटल में, दैट मीन्स रोजमर्रा का जो खर्चा होता है कंपनी के अंदर में, माल खरीदना बेचना, वेजेस, सैलरी नहीं, जो डेली वर्कर्स होते हैं उनका काम खर्चा जो जो उसमें भी होता है पूरा, जॉब वर्क एंड ऑल दिस, पावर फ्यूल, वो सब 29 करोड़ रुपये उसमें खर्चा करने वाली है कंपनी। और जो शॉर्ट टर्म लोन कंपनी ने लिखा वो भी 29 करोड़ में से चुकाने वाली है, ऐसा कंपनी कर सकती है, बिकॉज शॉर्ट टर्म इज ऑल्सो वर्किंग कैपिटल नीड। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 करोड़ रुपए कंपनी जो है अपना लोन चुकाने वाली है, जो कि लॉन्ग टर्म का लोन होता है यूजुअली, वो इससे चुकाया जाता है। और 10 करोड़ रुपए कंपनी अपनी सब्सिडरी में खर्च करने वाली, बिकॉज उसमें और कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। राइट, तो मेनली वर्किंग कैपिटल में ही कंपनी खर्चा करने वाली है, कुछ एक्सपेंशन पे थोड़ा बहुत ध्यान देने वाली है, बाकी ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, जय दिलीप भाई इस कंपनी को चला रहे हैं, और किशन दिलीप भाई भी इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, इन्हीं के पास में कंपनी का मेनली स्टेक है। कोई केस वगैरह आजकल कुछ खास कंपनी के ऊपर प्रमोटर्स पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 2015 में इसकी शुरुआत हो गई थी कंपनी की, और उसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, और काफ़ी अच्छा इन्होंने जो कॉस्ट कटिंग है वो भी ठीक ठाक तरीके से कर रखी है। जैसे इन्होंने सोलर रूफटॉप्स वगैरह लगा रखे हैं, जिससे कि इनको फ़ायदा भी इस ईयर भी देखने को मिला है उस चीज़ का। बट वो एक साथ में अच्छा खासा पैसा लग चुका है वहाँ पर, बट स्टिल दे हैव रियलाइज सो मच कॉस्ट, सेव्ड सो मच कॉस्ट।
नेक्स्ट जय दिलीप भाई जी आज इस कंपनी के चेयरमैन हैं और वो होल टाइम डायरेक्टर हैं किशन भाई जी। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिलीप भाई जी हैं उनके पास में 9 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड दैट इज अगेन काइंड ऑफ फाइन फाइन। नेक्स्ट 5 लाख रुपए पर महीने की सैलरी उठाने वाले हैं। पिछले साल इन्होंने लगभग 33 लाख रुपए की या फिर 3 लाख रुपए महीने की सैलरी उठाई थी, ऐसा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट रेम्यूनरेशन पेड 33 लाख रुपए इन्होंने पिछले साल उठाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है जैसे फैक्ट्री वगैरह सब कुछ ओन्ड बाय द कंपनी है एंड दैट इज़ वेरी गुड। सब्सिडरी की जो प्रॉपर्टी यूज करती है वो भी ओन्ड बाय द सब्सिडरी है एंड सब्सिडरी जो कंपनी का नाम है SIPL, ये कंप्लीटली या फुली ओन्ड है, यानी होली ओन्ड सब्सिडरी है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे भी इसको ओन करते हो। यहाँ पर एक चीज़ देखने को और मिली थी कि प्रमोटर्स इस कंपनी का IPO लेके आने से पहले सब्सिडरी के अंदर में उनका स्टेक था। IPO लेके आने से पहले उन्होंने सब्सिडरी का स्टेक बेच दिया और कंपनी को पूरा जो IPO लेके आ रही है उस कंपनी का पूरा सब्सिडरी बना दिया एंड दैट इज़ अ वेरी गुड एक्ट बाय द प्रमोटर्स। दिस शोज कि प्रमोटर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर कंपनी को लेके सीरियस हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्ट। यूजुअली ऐसी कंपनियों को मैं देखा हूँ पास्ट के अंदर में जो कि प्रमोटर्स जो होते हैं वो जिस IPO लेके आ रहे हैं उसके अलावा वैसा ही काम करने वाली दूसरी कंपनियां भी प्राइवेट लिमिटेड में खोल रखी हैं, उनसे भी धंधा चल रहा है, इनसे भी धंधा चल रहा है। साइकिल वाला धंधा भी चला रखा है कि ये इसका खरीद रहा है माल, ये उससे बेच रहा है माल और पूरा IPO भी लेके आ गए और बाद में डूब गई कंपनियां। तो वो कंपनियां भी प्रमोटर्स देखे गए बट ये वो वहाँ पर उस चीज़ के अंदर में नहीं घुस रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है जिनसे से इनका एक्ट है अभी तक का। नेक्स्ट कंपनी जो ये जो प्रोडक्ट यूज़ करती है, जो डिज़ाइन यूज़ करती है वो ट्रेडमार्क इन्होंने करवा रखा है। साथ में ही जो लोगोज वगैरह हैं वो भी कंपनी ने रजिस्टर करवा रखे हैं अंडर डिफरेंट क्लासेस। नेक्स्ट यहाँ पर जो लोन इंश्योरेंस भी करवा रखा है कंपनी ने, फायर सेफ्टी इंश्योरेंस 110 करोड़ रुपए का। इंश्योरेंस देखने का मतलब ये होता है जब हम लोग यूजुअली किसी के यहाँ गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम लोग गाड़ी की वैल्यू कितनी है तो हम एक बार इंश्योरेंस देख के पता कर सकते हैं यहाँ डेप्रिसिएशन के हिसाब से जो इंश्योरेंस कंपनी ने इसका कितनी वैल्यू लगा रखी है। तो उससे हमें थोड़ा सा बेसिक अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ इससे सस्ते में तो लेनी है, हमें इससे तो सस्ते में लेनी है जितना इंश्योरेंस ने पैसा लगाया, राइट। कोशिश यही करते हैं तो हमें एक थोड़ी सी बेसिक आइडिया वहाँ पे मिल जाता है। तो इन्होंने 110 करोड़ रुपए का फायर सेफ्टी इंश्योरेंस करवा रखा है खुद की फैक्ट्रीज वगैरह का। तो दैट शोज़ कि इतने का माल तो यार एसेट्स वगैरह तो इनके पास में फैक्ट्री सिस्टम में होना ही चाहिए, इतना माल तो इनके पास में होगा ही 110 करोड़ के आसपास का। तो इससे तो सस्ती होगी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर ये अगेन इंश्योरेंस ही है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोग इनकी फैक्ट्री सेटअप्स, ये अंदर ये स्टोरेज फैसिलिटीज़ वगैरह हम लोग देख सकते हैं। कंपनी का जो माल कंपनी खरीदती है वो मेनली इंडिया के बाहर से खरीदती है एंड यहाँ पर देखने को मिला 2023-24 के अंदर में कंपनी ने माल 60% जो है बाहर से खरीदा था सिंगापुर से, और इस साल जो है कंपनी ने लगभग 55% जो माल है वो इंडिया से ही खरीदा है, सिंगापुर पे डिपेंडेंसी कम कर दी है। एंड टोटल नंबर ऑफ सप्लायर्स जो हैं वो टॉप 10 सप्लायर से माल खरीदा है 80% के आसपास में। और यहाँ पर कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो पॉलीप्रोपाइलीन है। अब पॉलीप्रोपाइलीन का मतलब क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर जो पॉलीप्रोपाइलीन है ये इंडिया के अंदर में रिलायंस फैक्ट्री वगैरह हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह बनाती हैं और ये जो इसकी अगर रेट बढ़ती है घटती है तो कंपनी के रेवेन्यूज़ पे असर आएगा। तो अगर आप लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेट्स को ऊपर में ध्यान दे सकते हैं इस साल में कितना रहा है तो उससे हम लोग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर में कैसी हो सकती है उस पर नज़र आ सकते हैं, उसके ऊपर असर का नज़र डाल सकते हैं हम लोग। मतलब कंपनी का स्टॉक है वह कैसे उतार चढ़ाव करेगा इसकी प्राइस के हिसाब से वो हम लोग पता करके रख सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी आज के दिन बनाती है। ये सॉफ्ट फैब्रिक बनाती है जो कि बच्चों के बड़ों बड़ों के जो पैड्स होते हैं डाइपर्स वगैरह होते हैं उनमें काम आते हैं, क्योंकि और भी इनके काफ़ी सारे यूसेज हैं, ये पर्टिकुलर यूसेज हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी जो PPE किट्स मास्क वगैरह जो प्रोडक्ट हैं इनसे बनते हैं और साथ में ही ये वाले जो आइटम्स हैं वो भी इनसे बनते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे यूसेज हैं इसके, आज भी यूसेज बहुत सारे हैं, आने वाले टाइम में तो इसकी यूसेज और बढ़ने वाले हैं बिकॉज यूज़ एंड थ्रो का जो कल्चर है वो टाइम के साथ में बढ़ता जा रहा है इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। तो इस पर्टिकुलर चीज़ की जो डिमांड है वो फ्यूचर में ही बने ही रहने की उम्मीदें हैं एंड उसी चीज़ में कंपनी काम कर रही है आज के दिन, दैट्स गुड। एंड सबसे ज़्यादा जो कंपनी का रेवेन्यू आज के दिन इन सारे जो प्रोडक्ट्स हमने देखे उनमें सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आ रहा है वो नॉन वूवन फैब्रिक से आ रहा है, दैट इज़ दिस वन, राइट। दिस सॉरी नॉन वूवन हाइड्रोफोबिक, दिस बिकॉज वी हैव सीन दिस हाइड्रोफोबिक नॉन वूवन फैब्रिक से 60% के आसपास रेवेन्यू है दिस वन, जिससे कि हम लोग पैकेजिंग वगैरह का माल खरीदते हैं, फिर कोट जैकेट रेन कोट वगैरह बनता है तो उसमें आ रहा है, या फिर रेस्टोरेंट होटल्स में जो हम लोग कपड़ा देखते हैं बिछा हुआ
नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है कंपनी का वो आ रहा है सॉफ्ट फैब्रिक से, जो बच्चों के पैड्स डाइपर्स वगैरह बनते हैं, और उनकी जो डिमांड है फ्यूचर में और भी बने रहने की उम्मीद है। इंडिया ही इनका आज के समय सबसे बड़ा मार्केट है। बाकी इस साल जो रेवेन्यू है वो इंडिया के बाहर से भी, एक्सपोर्ट से भी अच्छा माल बिका है। सो यहाँ पर हमें कंपनी के बारे में बेसिक चीज़ें पता चल गई। कंपनी का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, कंपनी के कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं और उसी सेक्टर के अंदर में सबसे ज़्यादा और बिकने की भी उम्मीद है। तो ये हमें सारी चीज़ें अब पता चल गई, तो हमें जो फ्यूचर है वो क्लियर फोकस नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा अब देख लेते हैं कंपनी का जो आज के दिन जो कमाई कर रही है, जो बैलेंस शीट वगैरह है वो कैसी है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 182 करोड़ रुपए टोटल कंपनी में आज के दिन लगे हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 45 करोड़ रुपए ही इन्वेस्टर्स का पैसा है। दैट शोज कि कंपनी जो मेनली है वो उधारी में चल रही है। उधारी का पैसा, बैंक से लोन का पैसा या फिर उधारी का माल, और उसको उधारी पे बेच दिया, पैसा आया तो बीच में कमीशन एज ए मार्जिन कमा लिया, और ये साइकिल चलती जा रही है। तो उधारी वाली जो साइकिल है, तो कंपनी का जितना भी पैसा आज के दिन लगा हुआ है, जिसमें से कंपनी का खुद का पैसा तो 45 करोड़ रुपीज़ ही है, तो अब ये पैसा मेनली पड़ा कहाँ है। तो 182 करोड़ रुपये टोटल हो गया। 182 करोड़ करोड़ के अंदर में से ये तो सीधा ही चला जाएगा, और ये लोन का पैसा है शॉर्ट टर्म, तो ये तो सीधा है। तो बैलेंस शीट की साइज बेसिकली देखी जाए तो इसको भी अगर हम लोग लोन को उठा दें तो खुद की जो बैलेंस शीट की मेन साइज है वो 45 करोड़ की ही निकल के आएगी। और वो 45 करोड़ रुपीज़ मेनली कहाँ लगे हुए हैं, फैक्ट्री वगैरह के अंदर में लगे हैं, और 10 करोड़ रुपए ऊपर से उधारी के और लगे हैं। अब ये पैसा जो है, जो कंपनी ने साइकिल बना रखी है, उसका क्या कर रखा है, तो कंपनी की जो साइकिल है उसकी हालत ख़राब है, बिकॉज कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ता ही जा रहा है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स इतना भयंकर बढ़ गया है तो इसके हिसाब से रेवेन्यू भी इतने भयंकर बढ़े होंगे, बिकॉज यहाँ पे 30 करोड़ रुपए से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़े हैं, और पिछले साल जो है 10 करोड़ रुपए से बढ़े थे। राइट, इस साल 30 करोड़ रुपए से बढ़े हैं। तो रेवेन्यूज की अगर हम लोग बात करते हैं तो 115 करोड़ से सीधा 148 करोड़, तो यहाँ पे 40% का इंक्रीज देखने को मिला था, और यहाँ पर लगभग 55% के आसपास का रेवेन्यू के अंदर में इंक्रीज देखने को मिला है। इसी के साथ में कंपनी का माल भी हर साल बच जा रहा है, जो भी कंपनी माल बना रही है, और वो माल जो पीछे बच जा रहा है वही कंपनी का नेट प्रॉफिट्स निकल के आ जा रहा है। सो कंपनी के पास में कैश की फॉर्म में प्रॉफिट नहीं बच रहा है, कैश नहीं आ रहा है। अब कैश आए कहाँ से, एक तो माल है वो ही प्रॉफिट में बच जा रहा है, और जो कंपनी ने माल बेचा है उसमें से भी 30 करोड़ रुपए अटक जा रहे हैं। तो अब कंपनी नया रेवेन्यू, नई ग्रोथ कैसे दिखाए, तो नई ग्रोथ दिखाने के लिए कंपनी को फिर उधारी लेनी पड़ती है। तो अगर यही चीज़ कंटिन्यू रहती है तो कंपनी ने जो आईपीओ से पैसा उठा रही है लगभग 60 करोड़ रुपए के आसपास में, अगले साल तो उतना तो कंपनी का उधारी ही रह जाएगा। तो एक साल की ग्रोथ और देख सकती है कंपनी अगर इसी तरीके से पुश करती है। तो ये तो वही बात होगी कि तुम 100 रुपये का माल ले लो मेरे से, उधारी में ले लो, बिक जाए तो दे देना, और देने हो तो दे देना, वरना हम लोग क्रेडिट पे काट देंगे, कि क्रेडिट इम्पेयरमेंट के नाम पे काट देंगे, यहाँ भाई नुकसान हो गया। वो पुश यहाँ पर काफ़ी भयंकर देखने को अभी इस पर्टिकुलर कंपनी में देखने को मिल रहा है। डिमांड नहीं है, पुश है। डिमांड यहाँ पर कम देखने को मिल रही है कंपनी के प्रोडक्ट्स की। राइट, डिमांड होती है तो अलग बात होती है, बिकॉज आगे से पहले ही पेमेंट आ रहा होता है, डिमांड होती है तो। और पुश होता है तो कंपनी को ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते जाते हैं, कंपनी का माल जो है वो बढ़ता ही जाता है, इन्वेंट्री बढ़ती जाती है। तो वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इन्वेंट्री 23 करोड़ से सीधी 50 करोड़, तो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है। तो इतना माल काहे बना रहे होगे, ये बिक नहीं रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो ठीक भयंकर कमा रही है, बिकॉज द माल एंड नेट मार्जिन्स अच्छे हैं। अगर हम लोग मान के चलते हैं कि कंपनी जितना भी उधारी वगैरह रह रही है, माल भी बिक जाएगा, सो सब कुछ सही रहता है, तो उसके सिचुएशन के अंदर में कंपनी का नेट प्रॉफिट्स मार्जिन जो है वो ठीक है। इतने ठीक नहीं बोलूँगा, बट स्टिल ठीक है, 3-4% के आसपास में नेट प्रॉफिट्स निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि कैश फ्लो की हालत ख़राब है, बिकॉज कंपनी ने यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में फाइनेंस कॉस्ट को ऐड करने के बाद में हम लोग कैश फ्लो निकालते हैं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में आ रहा है, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ दिस इज़ पॉजिटिव। और यहाँ पर ये बिकॉज ऑफ दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, यस, बिकॉज ऑफ दिस वन एंड दिस वन दिस इज़ पॉजिटिव, अदरवाइज दिस इज़ नेगेटिव अगेन। सो कैश फ्लो की हालत खराब है। यहाँ पर भी अगर 17 करोड़ रुपए आप पॉजिटिव देख रहे हैं तो ये बिकॉज ऑफ दिस वन एंड दिस वन दिस इज पॉजिटिव, एंड दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इन द गुड सेंस अगेन। तो दिस इज नॉट पॉजिटिव इन द गुड सेंस। तो कैश फ्लो की हालत तो खराब नज़र आ रही है। अब कंपनी का जो कैश फ्लो है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, वो किस तरीके से इंपैक्ट कर रहे हैं, तो पिछले साल अगर 2025 में देखते हैं तो 3-4.5 करोड़ रुपए के आसपास में पैसा जो है 6 महीने से 1 साल का बकाया पड़ा हुआ है, बाकी जो है 6 महीने से कम का बकाया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक साइकिल ठीक है, चलो अभी तक इतना रिस्की वाला फेज़ नहीं आया है,
बट स्टिल यहाँ पर रिस्क बने हुए हैं कि अगर यही साइकिल चलती रही तो रिस्क आगे फ्यूचर में आ सकता है, बिकॉज कंपनी को लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, अब लोन के नीचे डूब के ही कंपनी मर जाएगी, दम तोड़ देगी। ऐसी सिचुएशन कंपनी की हालत को देखते हुए लग रही है अभी आज के दिन जो देखने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट, अब कंपनी ने यहाँ पे जो सोलर पावर प्लांट लगा लिया उसकी वजह से कंपनी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो फ्यूल कॉस्ट है, वो कम हो गया है। दैट्स पॉजिटिव, दैट्स वेरी गुड थिंग। एंड चलो अब फाइनली चलते हैं कंपनी का जो व्यू है वो हम लोग आज के दिन जो नेट प्रॉफिट्स हैं, दैट इज दिस प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए के आसपास में, इसको 6 करोड़ रुपए के आसपास से हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। चंबा चतिया चौकी, चंबा चतिया 24 40 35 40 के बीच का पी रेशियो निकल के आता है, जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से ग्रोथ के हिसाब से ठीक है, बट जो कंपनी मेंटेन कर पा रही है उसके हिसाब से ठीक नहीं है। जो कंपनी की उधारी वगैरह रह जा रही है, इन्वेंट्री बच जा रही है, उसको देखते हुए ठीक नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरा बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो दैट इज नेटवर्थ इज 43 करोड़, 60 करोड़ रुपए, सो तो लगभग 2.3 का पीबी रेशियो है। तो अगेन वो ठीक है, उसको हम लोग ठीक मान के चल सकते हैं, राइट। बिकॉज उधारी वगैरह चूक जाएगी, बट वो वापस ट्रेड रिसीवेबल जो इश्यू है वो उसकी वजह से, इन्वेंट्री के इश्यू की वजह से उधारी फिर बढ़ जाएगी, वो साइकिल वहीं आने वाली है। अगले साल फिर कंपनी को फिर पैसा उठाना पड़ेगा। और 65% तो ऑलरेडी प्रमोटर्स लूज कर चुके हैं, सॉरी 65% पे तो ऑलरेडी आ चुके हैं प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को, और नीचे उनको डाइल्यूट करना पड़ सकता है अगर कंपनी को सस्टेन रखेंगे फ्यूचर में। तो लॉन्ग टर्म व्यू ऑन दिस कंपनी इज नॉट गुड एज ऑफ नाउ। फ्यूचर के हिसाब से अगर इन चीज़ों को सॉल्व कर लेती है कंपनी आने वाले रिजल्ट्स के अंदर में, तो लॉन्ग टर्म व्यू बनाएंगे। बाकी शॉर्ट टर्म का जो व्यू है उसको मार्केट कैसा देता है साइकिल अभी, बाकी फ्यूचर में अगर सस्ते में मिलती है तो हम लोग इसको उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सस्ते में मिलती है तो, और उसके लिए मेरे को लगता है काफ़ी अच्छे सस्ते में मिलेगी तो, राइट। अब इसी सेक्टर के अंदर में दूसरी कंपनी जो यही रॉ मटेरियल यूज करते हुए प्रोडक्ट बनाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मो फर्स्ट, उसका जो 22 के आसपास का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखिए ये पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स में बनाती है, बट इसके साथ में कंपैरिजन करना सही नहीं है, बिकॉज इसने भी कंपनी ने बोला है कि हमारे कोई कॉम्पिटिटर आज के दिन मार्केट में नहीं है, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो से। बाकी अगर किसी भाई को लगता है कि इसका कॉम्पिटिटर है तो हमारे नाम बताएं, हम लोग उसके साथ में कंपेयर करके देख लेंगे। और अगला जो वीडियो इसके बारे में बनने वाला है, बिफोर आईपीओ, बिफोर क्लोजिंग ऑफ द आईपीओ, हम एक वीडियो और बनाते हैं, उसमें हम इंक्लूड करेंगे। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।